साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो गई है, इससे आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा स्थगित हुई है, रद्द नहीं हुई है, इसलिए परीक्षा अवश्य होगी। धैर्य बनाए रखें और साथ ही निरंतर तैयारी में लगे रहें। यह भी मैं आपसे कहना चाहूँगी आज की वीडियो को शुरू करने से पहले कि अब आप लोग आराम की मुद्रा में ना आ जाएं और अफवाहों से बचें कि परीक्षा अगस्त में हो जाएगी, जुलाई में हो जाएगी अथवा दिसंबर में। अभी इस बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि सरकार की तरफ से या यूजीसी की तरफ से कोई निर्देश नहीं आता है। हम विद्यार्थी हैं और हमारा काम है विद्यार्जन करना। इसी क्रम में, क्योंकि अब हमारे पास अच्छा समय है परीक्षा की तैयारी के लिए, जो दूसरी मेरी क्लास होती है नई कहानी से संबंधित, उसमें मैं आपको आधुनिक नई कहानियां भी डालती हूँ चैनल पे, ताकि जो हिंदी की वो कहानियां हैं जो युग धारा के परिवर्तन करने का, यानी जिन्होंने युग धारा को परिवर्तित कर दिया, निर्णायक रही वो, जैसे नई कहानियाँ कौन सी हैं जिनके आधार पर नई कहानी नामकरण दिया गया, वो कहानियाँ भी मैं आपको उपलब्ध करवाती हूँ, क्योंकि अब पर्याप्त समय है। दूसरा, नई कहानियों का विकास कैसे हुआ, जनवादी कहानी, समांतर कहानी, कहानी, ये सारी चीज़ें मैं उसमें आपको पढ़ा रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको प्रतिदिन एक टेस्ट पेपर सॉल्व करवाती हूँ। तो आज का जो हम टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, उसका जो टॉपिक रहेगा वो होगा हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा, निबंध विधा। 50 MCQs हम प्रतिदिन सॉल्व करते हैं और यह टेस्ट पेपर नंबर 13 है, जिसमें प्रश्न संख्या 601 से 650 तक हम यहाँ सॉल्व करेंगे। यानी आज का प्रश्न पत्र यदि आप कर लेते हैं और आपने पूर्व के सभी प्रश्न पत्र देखे हैं, तो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 650 प्रश्न हमारे यहाँ तैयार हो जाएंगे जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन टेस्ट पेपर को मैं पहले भी आपको सॉल्व करवा सकती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये टेस्ट पेपर तब के हैं जब मैंने मेरी स्टूडेंट लाइफ के, यानी कि शादी से पहले के हैं, जब बीएड करने के बाद सभी को एक ही रास्ता दिखता है कि शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर लो। उस समय का ये टेस्ट पेपर है। मैं आपको पहले भी सॉल्व करवा सकती थी, लेकिन इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होता। इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा मैंने आपको अपने चैनल पे पहले पढ़ाया, आपको बताया कि कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न पीजीटी में और कौन से नेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें समझाने के बाद और अच्छे से समझने के बाद अब हम क्योंकि परीक्षा की तिथि आगे खिसक गई है, तो निरंतर प्रैक्टिस करेंगे कि जो हमने पढ़ा है कहीं हम उसे भूल न जाएं, और यदि उसमें कुछ छूट गया तो उनकी पूर्ति इन टेस्ट पेपर के माध्यम से होगी। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि उसने मुझे ये टेस्ट पेपर तब प्रोवाइड करवाए। अब क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास बुक आपको पूरी पढ़ाई, स्वयं जब पढ़ी थी तब पढ़ी थी जब पेपर दिया था, लेकिन अभी आपको पूरी पढ़ाई, उसके बाद नेट के 2004 से लेकर 2019 तक के जितने भी पेपर थे वो भी मैंने आपको चैनल पे उपलब्ध करवा दिए। इन सब को करवाते करवाते जब इन टेस्ट पेपर को मैंने दोबारा चेक किया, तो मैंने ये अनुभव किया कि इन्हीं में से प्रश्न पत्र बार बार बनते हैं, यानी कि ये वही प्रश्न पत्र हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए इन प्रश्नों को आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 601 नंबर का प्रश्न, ये नाटकों से संबंधित है। जैसा कि जो पिछला टेस्ट पेपर था, इसमें एक लास्ट वाला ये प्रश्न था, ये निबंध से संबंधित यहाँ पे छप गया था, तो ये पहला प्रश्न नाटक से संबंधित है। चलिए पहले इसको देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध कौन सा है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अब हम देखते हैं 601 नंबर का प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, यह उनके नाटकों की विशेषता है। तो यह प्रश्न टेस्ट पेपर 12 का लास्ट प्रश्न होना चाहिए था और वो वाला इसका फर्स्ट प्रश्न, पर कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। 602 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टिल और एडिसन कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। बालकृष्ण भट्ट को कहा है स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को कहा है एडिसन। यानी कि हमारे शुरू से ही सबके साथ ये परेशानी रही है भारतवासियों के साथ कि उन्हें जो अंग्रेजों के जो विचारक हैं वो भी महान लगते हैं, अंग्रेजों की भाषा भी महान लगती है। तो अगर उनका साहित्य जानने के लिए अंग्रेजी से MA करी थी बहुत सारे विद्वानों ने, अच्छी बात है, लेकिन भारतीय विचारकों को उनको जो एक महान वो के भारतीय विचारकों को उनकी उपाधि दी गई। तो ये मानसिकता अभी तक भी चल रही है कि हिंदी को तुच्छ समझा जाता है और इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को सोचा जाता है
कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, भले ही वो इंग्लिश में 36 नंबर ला के ही उसने इंग्लिश पास करी हो क्लास, उससे कोई मतलब नहीं है। और हिंदी वाला 90% लेके आया, उससे मतलब नहीं है। लेकिन भाई इंग्लिश बोल रहा है, इसका मतलब इंटेलिजेंट है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना है, हम भी बहुत इंटेलिजेंट है। आगे देखते हैं, देखिए दोबारा देख लेते हैं। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा और प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा? ये स्टील और एडिसन दोनों ही पाश्चात्य विचारक थे और भारतीय निबंधकारों को ये संज्ञा दी थी रामचंद्र शुक्ल ने। धोखा, बात और भौं निबंधों की रचना किसने की? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने इन निबंधों की रचना की। भौं निबंध की रचना किसने की? यह पिछली वाली यानी दिसंबर से जो पहली वाली नेट परीक्षा थी उसमें भी पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। 4 ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय। तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। और हाई फाई म्यूजिक करके कमेंट आया था, उनको शिकायत थी कि अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो मैं आपको धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आपने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है। आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको सब कुछ स्पष्ट दिख रहा हो। फिर भी कोई यदि परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। बजाय डिसलाइक करने के अगर आप कमियाँ बताएंगे तो उसमें सुधार किया जा सकता है। और मेरी भी एक ये नई शुरुआत है आप लोगों से जुड़ने की, तो प्लीज़ आप लोग सहयोग करें। आपको यदि वीडियो पसंद ना आए या ऐसा लगे कि हाँ, क्योंकि यदि आप चैनल पर उपलब्ध हिंदी साहित्य के पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप स्वयं ही ये जान जाएंगे कि ये प्रश्न बार बार पुरानी परीक्षाओं में रिपीट हुए। तो अन्य लोगों तक भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। जैसे मेरी मित्र ने मुझे ये फोटो स्टेट इसके बारे में, मतलब फोटो स्टेट तो मैंने स्वयं करवाई थी, लेकिन उसने मुझे ये मैटर दिया, इसकी मैंने फोटो स्टेट करवाई। तो जिस प्रकार उसने मुझे सहयोग करा, मैंने परीक्षा पास करी, अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आप परीक्षा पास कर पाएँ। इसी तरह एक दूसरे के सहयोग से चीज़, समाज है, देश है, आगे बढ़ता रहता है। आगे देखते हैं, निबंध का जनक किसे कहा जाता है? तो मोन तंग तेंग करके एक विद्वान है, मोन तेंग, उन्हें निबंध का जनक माना जाता है। किस निबंध रचना में कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया? शिव शंभू के चिट्ठे के द्वारा कर्जन पर भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्य किया गया। और शिव शंभू के चिट्ठे के जो राइटर थे वो हैं बालकृष्ण भट्ट जी की प्रसिद्ध ये रचना है। एक तरीके से व्यंग्य शैली, हाँ इसमें लिखा हुआ है व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई रचना है। और आजकल नेट परीक्षा में पैटर्न ये है कि उपन्यासों, कहानियों अथवा निबंध और नाटकों की कथा वस्तु पूछी जाती है, पात्र कम पूछे जा रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कथा वस्तु अथवा पंक्तियां ज्यादा पूछी जा रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में व्यंग्य शैली प्रभावी है? म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, तो इसमें व्यंग्य शैली प्रभावी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो यह 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। मेरी समझ से जो चिंतामणि है ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। चलिए इसको कल मैं आपको चेक करके बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनमें से कौन सा निबंध पंडित विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? तुम चंदन हम पानी, यह भी विद्यानिवास जी का है। अग्निरथ भी है, चितवन की छां भी है और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भी है। तो जो नहीं है वह है आम फिर बौरा गए। तो यह आम फिर बौरा गए विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध नहीं है। राजा भोज का सपना निबंध किसकी रचना है? तो राजा भोज का सपना निबंध शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है और यह इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब इसमें बार बार तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये सारे ही प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और चैनल पे प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। तो मेरी बात पर विश्वास नहीं कीजिए। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। स्वयं पुराने पेपर देखिए, आपको मार्केट जाके खरीदने की आवश्यकता नहीं है। चैनल पे जाइए, पुराने पेपर देखिए और स्वयं इस चीज़ को चेक कर लीजिए। खड़ी बोली निबंधों के भी हमारा प्रश्न नंबर 612 है, निबंधों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध कौन सा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने निबंध और कहानियां बहुत ही कम लिखे, तो कछुआ धर्म उनका प्रसिद्ध निबंध है। खड़ी बोली निबंधों के भीतर से अवधि, बैसबाड़ी या ब्रजभाषा के माधुर्य की झलक किस युग के निबंधों में
मिलती है। अवधि, बैसवाड़ी और ब्रजभाषा के माधुर्य की झलक तो भारतेंदु युग के निबंधों में मिलती है। देखिए ये सारे जो प्रश्न है ना, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बुक पढ़ाई थी हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें जब भारतेंदु युग पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि खड़ी बोली का विकास तो द्विवेदी युग में आके, खड़ी बोली का परिष्कार सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया द्विवेदी युग में। शुक्ल युग में तो परिनिष्ठित हिंदी आ गई थी और शुक्लोत्तर युग में तो नहीं ये पॉसिबल है कि अवधि, बैसवाड़ी और ब्रजभाषा के माधुर्य की झलक भारतेंदु युग में देखने को मिलती है, क्योंकि भारतेंदु ने कहा भी है कि मैंने खड़ी बोली में लिखने की प्रयास काफ़ी किया लेकिन मैं लिख नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पूर्व में समझा चुकी हूँ और विस्तार से पढ़ाने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना था ताकि आप परीक्षा में थोड़ा सा घुमा के प्रश्न आते ही उलझ नहीं जाएं, बल्कि सारे पेचों को खुला के सही उत्तर लिखी आएँ। चारों ऑप्शन मैं आपको इसमें पढ़ के नहीं सुना रही हूँ क्योंकि उससे अनावश्यक ही वीडियो लंबा हो जाता है। जो जानकारी है वो मैं आपको दूंगी। यदि चारों ऑप्शन पढ़ के सुनाने की ज़रूरत है तो मैं बताऊंगी, यदि ऑप्शन में नहीं है तो बताऊंगी। बाकी तो हम ये इतिहास सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, तो इसको विस्तार से नहीं देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, करुणा, घृणा और लज्जा शीर्षक निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो मनोविकार संबंधी श्रेणी में आते हैं। भाव और मनोविकार संबंधी निबंध हिंदी निबंध की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप देख लें, उत्साह वाला निबंध भी आपको मिल जाएगा। और ये निबंध जो हैं आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंध हैं शुक्ल जी के चिंतामणि में संकलित। ये इसलिए मैंने आपको पढ़ाए हैं क्योंकि इनमें से स्थापना एवं तर्क वाले प्रश्न और साथ ही विभिन्न परीक्षाओं में, विशेषतः जो केंद्र की परीक्षाएं होती हैं KVS, GSSB, NBS, उनमें और नेट परीक्षा में गद्यांश अधिकतर शुक्ल जी के निबंधों से पूछे गए हैं। तो मनोविकार संबंधी बहुत छोटा सा निबंध है, भाव और मनोविकार, लेकिन उसमें से 2 बार स्थापना और तर्क वाले प्रश्न जब मैं आपके लिए ये तैयार कर रही थी रजिस्टर में अलग से आपके लिए, जब मैं लिखती हूँ स्थापना और तर्क वाले प्रश्न, मैंने आपको 2004 से लेकर 2019 तक के जितने भी स्थापना और तर्क वाले प्रश्न हैं एक जगह इकट्ठे करें रजिस्टर में और प्लेलिस्ट आपको बना दी है। आप वहाँ जाके आसानी से चेक कर लीजिएगा, तो उसमें ये बहुत काम आता है। तो इनके निबंध आप इस समय ज़रूर पढ़ लें। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? तो वृक्षों और फूल पत्तियों से संबंधित काफ़ी लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा निबंध है, बहुत ही मोटिवेशनल निबंध है ना, प्रेरणादायक जिसे कहते हैं, कुटज। तो वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, चैनल पे उपलब्ध है, देख लीजिएगा। बाकी इनका देवदारू है, अशोक के फूल हैं, शीरीष के फूल हैं, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। प्रकृति से इनके लगाव को यह इंगित करता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा अशोक के फूल। शीरीष के फूल आए तब भी इन्हीं का होगा, देवदारू आए तो भी इन्हीं का होगा, और कुटज फूल के विषय में आ जाए तो भी इन्हीं का ही होगा। बढ़ते हैं 616 नंबर प्रश्न की तरफ। व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? तो विद्यानिवास मिश्र जी को प्रसिद्धि मिली है व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में। आत्मनेपद निबंध संग्रह किसका है? तो आत्मनेपद निबंध संग्रह अज्ञे जी का है। इन निबंध संग्रहों में बालकृष्ण भट्ट का संग्रह कौन सा है? तो साहित्य सरोज बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का संग्रह कौन सा है? साहित्य सरोज। बैर क्रोध याग का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार के निबंध से उद्धृत है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, जो उनके मनोविकार संबंधी जो निबंध है उनका क्रोध शीर्षक थे, तो उससे यह लिया गया है। कौन से निबंध रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है? तो विचार प्रभा निबंध उनका नहीं है, ये शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, क्योंकि ये 2 निबंध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, एक यह विचार प्रवाह है और एक वितर्क प्रवाह है। तो इनमें से एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो ये वाला जो विचार प्रवाह है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। रेती के फूल निबंध संग्रह दिनकर का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। बाकी मिट्टी की ओर, रेती के फूल और हमारी सांस्कृतिक एकता, ये तीनों दिनकर के हैं, याद रखना है। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले इनमें से एक देके कि इनमें दिनकर का कौन सा, तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं, है ना। और विचार प्रवाह हजारी जी का है। प्रिया नीलकंठी और रसाकेटा निबंध संग्रह में किस रचनाकार के निबंध संकलित हैं? कुबेरनाथ राय के। नेट परीक्षा के सिलेबस में स्पष्ट दिया हुआ है, तो इसको आप समझ ही जाएंगे, गलती की कोई संभावना नहीं हो सकती। किस निबंध संग्रह में समीक्षात्मक निबंध संकलित हैं? तो आस्था के चरण, इसमें समीक्षात्मक निबंध संकलित हैं। गेहूं और गुलाब निबंध किस लेखक का है? रामवृक्ष वैनीपुरी का।
कौन सी रचना निबंध की श्रेणी में आती है? मजदूरी और प्रेम। इसको आप आसानी से कर लेंगे। देखिए बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि आप नेट का सिलेबस भी अच्छे से याद कर लेते हैं ना, कौन सा निबंध किसका है, कौन सी कविता किसकी है, कौन सा नाटक किसका है, तो भी बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। उसमें साफ लिखा हुआ है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम नेट के सिलेबस में है, तो यहाँ पे संशय की कोई बात ही नहीं है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह, तो यह भी बहुत बार पूछा हुआ है भाई, और नेट के पेपर में तो इतनी बार रिपीट हुआ है कि मुझे वैसे ही रट गया है ना। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलो परंपरा बदलने के लिए कोई दूसरा नाम अब रख लेते हैं, है ना। नाम वर दूसरा, कई बार होता है ना शादी में वर समझते हैं आप, वर तो सभी जानते हैं ना, दूल्हा को वर कहते हैं, वर वधू। तो कई बार उस नाम से जब वो साया नहीं निकलता ना, मुहूर्त नहीं निकलता, तो उसका नाम दूसरा रख लेते हैं। ये परंपरा है हमारे यहाँ पे। इस ट्रिक है छोटी सी, अच्छी लगी तो कमेंट में प्लीज़ बता जरूर देना आपको यदि ट्रिक अच्छी लगे तो, है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते पढ़ते ना मेरा माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है, यार इसको कैसे याद रखूँ कैसे क्या। तो फिर मैं ऐसे ही कुछ मस्त सा निकाल लेती थी कि हमारे यहाँ परंपरा है कि यदि वर का नाम दूसरा रख लो, यदि उससे नहीं निकल रहा तो दूसरा रख लो। तो इस तरीके से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। और यहाँ याद नहीं करना अच्छी बात ही होती है कि 4 ऑप्शन में से तुरंत माइंड में क्लिक हो जाता है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? 3 में। यह भी पूछा गया है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचक हैं ये। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने किस पुस्तक के अनुवाद की आलोचना की है? तो इन्होंने जो है संयुक्त स्वयंवर पुस्तक के अनुवाद की आलोचना की है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है। नील देवी शायद भारतेंदु जी, नहीं नील देवी भारतेंदु का नहीं है। एकांतवासी योगी बच्चन, ये सब नहीं, लेकिन हाँ संयोगिता स्वयंवर के अनुवाद की इन्होंने आलोचना की है। यह अनुवादित कृति है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आलोचना पर आधारित कौन सा पत्र जयपुर से निकाला? समालोचक इन्होंने जयपुर से निकाला था, जो कि आलोचना पर आधारित था। कविता क्या है? शीर्षक निबंध किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। बाकी इस शीर्षक से निबंध नगेंद्र जी ने भी लिखा है, लेकिन नगेंद्र जी का यहाँ ऑप्शन नहीं है मेरे पास। नगेंद्र जी का वो निबंध है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। जैसा कि मैंने कहा नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, तो याद ही होगा। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन सा निबंध किसका है। सिलेबस को रट डालिए, कौन सी कविता किसकी है, कौन सा निबंध किसका है। साथ ही कौन सी कविता कौन से निबंध कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, यह भी आप कविता को पढ़ने से पूर्व अच्छे से देख लें। कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो नेट की परीक्षा के सिलेबस में कविताएं लगी हुई हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगी। इन आलोचकों में से किसने कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी? हम सभी जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य शुक्ल ने महत्व दिया था तुलसीदास को, और कबीर ने महत्व दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने महत्व दिया कबीर को। आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद। वैसे ये रसमीमांसा भी इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, लेकिन पहली कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद। बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? बिहारी की बाग विभूति। यह पुस्तक पहली वो पुस्तक है जिसमें बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन किया गया है। सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को विशिष्ट स्थान प्राप्त है आलोचना और निबंधों के क्षेत्र में। पद्म सिंह शर्मा ने किस आलोचना का सूत्रपात किया? तो तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किया पद्म सिंह शर्मा ने। तो यहाँ निबंध के साथ ही आलोचना के भी प्रश्न इस पेपर में संकलित हैं। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द किसकी पुस्तक है? तो यह बच्चन सिंह की पुस्तक है। बच्चन सिंह की एक और पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तैयारी के लिए अच्छी है। आप लोग लेना चाहें तो उसे देख सकते हैं। बाकी हिंदी की तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो वीडियो बना हुआ है, आप उसमें विस्तार से देख सकते हैं यदि और जानकारी चाहते हैं डिटेल में। तो इन पुस्तकों में से कौन सी लक्ष्मीकांत वर्मा की है? नई कविता के प्रतिमान, यह लक्ष्मीकांत वर्मा की, और कविता के नए प्रतिमान, ये दोनों पुस्तकों का बस शब्दों का एरफेर है, बाकी एक से ही नाम है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो लक्ष्मीकांत वर्मा की है नई कविता के प्रतिमान। अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ?
तो अनुसंधान परक आलोचना का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के साथ हुआ। काव्य में अभिव्यंजनाबाद पुस्तक किसने लिखी? लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने। लोक जागरण और हिंदी साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? तो रामविलास शर्मा का। छायावाद पर पंत जी द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ किसका कौन सा है? तो छायावाद पुनर्मूल्यांकन। और कामायनी पुनर्मूल्यांकन यह मुक्तिबोध का है, और छायावाद पुनर्मूल्यांकन यह ग्रंथ है पंत जी का। आलोचनात्मक कृतियों में रामविलास शर्मा की कृति कौन सी है? भाषा और समाज प्रसिद्ध इनकी कृति है, और इतनी बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि ये बार बार रिपीट होती रहती है। मिश्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया? हिंदी नवरत्न। शोधपरक आलोचना का उन्नायक कौन है? तो शोधपरक आलोचना का उन्नायक है श्याम सुंदर दास। यह भी प्रमुख आलोचक हैं। पूछा गया है नेट के पेपर में, शायद 2017 या 18 में पूछा गया है कि श्याम सुंदर दास की क्षेत्र कौन सा है? तो आलोचना के ये प्रसिद्ध आलोचक थे। आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? सदाचार का ताबीज नहीं, निबंध नवनीत नहीं, शिखरों के सेतु ये भी नहीं। फिलहाल जो है आलोचनात्मक ग्रंथ है सदाचार के ताबीज, ये तो शायद हरिशंकर प्रसाद जी का है। कौन सी कृति निबंध की श्रेणी में रखी जाती है? लिखी कागज कोरे, यह निबंध की श्रेणी में लिखी जाती है। साहित्य, फिर दोबारा से देखिए निबंध के प्रश्न आ गए। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट, इसी नाम से इनका निबंध है। वह भी मैं आपको, ये निबंध मेरे पास उपलब्ध है तो मैं आपको करवा दूंगी अभी, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल रहा है तो कुछ अच्छा ही सीखना चाहिए। क्रोचे के अभिव्यंजनाबाद को किस आलोचक ने भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक देव और बिहारी में आलोचना की कौन सी पद्धति अपनाई? तुलनात्मक पद्धति इन्होंने अपनाई। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में किस आलोचक का नाम सम्मिलित नहीं है? विजय देव नारायण शाही का नहीं है। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैं आपको जो दूसरा वीडियो डालती हूँ उसमें भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अज्ञेय, ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र सुदर्शन, देवराज उपाध्याय ये सभी मनोविश्लेषणवादी हैं। विजय देव नारायण शाही नहीं है। सुधा में ईलाचंद्र जोशी का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो सुधा पत्रिका में ईलाचंद्र जोशी के जो संस्मरण है मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां नाम से संकलित या प्रकाशित हुआ। तो इसी के साथ 650 प्रश्न हमने हिंदी साहित्य के यहाँ तैयार कर लिए, और आशा करती हूँ कि इनमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। वीडियो पूरा देखा है आपने, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। डिसलाइक करने की अपेक्षा नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरी कमियां लिखिए। मैं आपके सुझाव के लिए बहुत ही मैं निरंतर आपके सुझावों को सुनने के लिए तैयार रहती हूं। बाकी आप परीक्षा से संबंधित आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपका प्रश्न हो नेट परीक्षा को लेके, हिंदी साहित्य को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन में दबाइए, साथ ही ऑल वाला ऑप्शन भी दबाइए ताकि डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाकी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चैनल पे उपलब्ध प्लेलिस्ट के माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। निरंतर आपके लिए कुछ अच्छे से अच्छा मैं लाने का प्रयास करती हूँ। तो ठीक है, तब तक मिलते हैं कल की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।